हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप तो लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो काफी सारे कमेंट थे जिन्हें मैंने रीड किया, जिसमें से एक कमेंट था काइलिन यूनर होंगी। बिल्कुल, काइलिन यूनर जिया तीनों ही लड़कियां इसमें हैं और वो हमें इसमें दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ी से टाइम के बाद। जो यान की दूसरी शादी होगी, ऑब्वियसली यार वो तो होनी ही है। पावर लेवल्स क्या हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, बट पढ़ते पढ़ते हमें आगे पता चल ही जाएंगे। साथ ही एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ इसमें होने वाला है। जिस जिस बंदे ने इस नोवेल को पढ़ रखा है, मोर्चा संभाल लेना और कमेंट में सबके डाउट क्लियर करते चलना। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो मोबाइल को कोने में टिका दो, कान में ईयरफोन घुसेड़ लो और खाना की थाली अपने सामने रख लो। चलो, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान एक नए कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया था, जो एक डी कॉन्टिनेंट था जहाँ सभी डाउडी लेवल के वॉरियर्स रहते हैं। तभी जियोन को वहाँ पे एक बंदा मिलता है जो जियोन का तो पहले टेस्ट लेता है और जियोन से फाइट करता है। इसके बाद कहता है ओल्ड जियो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और सच में तुम काफी अच्छे हो। जिसपे जियोन कहता है क्या जियो फैमिली भी यहाँ पे है? ओ माई ड्रामा, फिर से मजा आने वाला है। एंसेस्टर मुझे वहाँ ले चलिए। जिसके बाद वो कहता है हाँ भाई, मैं आया ही इसीलिए हूँ, चल मेरे साथ। और इसके बाद वो जोयान को यहाँ से एक जगह की तरफ ले जाता है, लेकिन वहीं पे एक सिटी में पहुंचने के बाद जॉन कुछ हब्स को देखकर उखाड़ लेता है। तभी ओल्ड मैन कहता है ये घास फूस का तुम क्या करोगे? तभी जॉन कहता है हमारे डॉयकी कॉन्टिनेंट में यह मिलती नहीं है, यहाँ पे घास फूस है। देख रहे हो बंदे का एटीट्यूड। लेकिन जॉन को ओल्ड मैन की बात पे ज्यादा शक भी नहीं होता। तभी ओल्ड मैन बताता है देख भाई, यहाँ डाउडी लेवल को क्रॉस करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है और हर लेवल के बाद एक ट्रेबुलेशन है। साथ ही यहाँ का सबसे पावरफुल पर्सन डाउ जियान लेवल पर था, डू जियान लेवल, जिसने इस जगह को बनाया था। जिसपे जॉन कहता है ऐसा भी है क्या? और इसके बाद वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं। तभी अपने एल्डर मिंग कहते हैं भाई निकल लो नहीं तो पीट दिए जाओगे, हम जियो क्लेन वाले हैं। तभी कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस इस बंदे की स्काई फायर चाहिए, मतलब हेवनली फ्लेम्स। ये देखकर बुड्ढा कहता है भाई तेरे पास हेवनली फ्लेम्स भी हैं। और ये एपिसोड वहीं एंड किया था मैंने, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तभी उसकी बात को सुनकर जॉन काफी हैरान होता है कि उसकी हेवनली फ्लेम को वास्तव में स्काई फायर जैसा कोई नाम कह रहा था। हालांकि जॉन तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके इरादे बिल्कुल भी पीछे हटने के नहीं थे। लेकिन तभी उसके पीछे के लोग तुरंत ही कहते हैं मिंग यान पाम, और तुरंत ही एम्परर मिंग के वो पीछे के दो लोग अपना आपा खो देते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनमें से एक जोर से चिल्लाते हुए गोल्डन पाम अटैक से अपने सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिससे एक बंदा खून की उल्टियां करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ बचे हुए लोगों को जो यान भी पीटना स्टार्ट कर देता है और ये तीनों लोग एक साथ मिलकर इन्हें पीटते हुए पीछे हटाना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पे खड़े हुए लोग अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते, क्योंकि वो जोयान के पीछे खड़े हुए एम्परर मिंग से डर रहे होते हैं। हालांकि तभी जोयान को फाइट करते हुए देखकर एम्परर मिंग स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, तियान हुओ का नाम वास्तव में कैपेबल है। आज वास्तव में ओल्ड आदमी के उस नाम ने लोगों की आंखें खोल दी। साथ ही जॉन की फाइट से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। तभी ईइंग नाम के उस ओल्ड मैन के चेहरे के इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही देखता है कि अब उसके ओपोनेंट के पास 2 2 स्टार डाउडी थे जो अचानक अफेयर हुए थे। साथ ही एम्परर मिंग जो 3 स्टार डाउडी था और जो यान जो कि 1 स्टार डाउडी था, लेकिन उसकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस तरीके के ग्रुप के सामने उसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है हम इस स्काई फायर को जल्दी या बाद में ले ही लेंगे। लड़के देखना तुम बच नहीं पाओगे, चलो चलते हैं। और ऐसा कहते हो ओल्ड मैन ईइंग अचानक से अपने पीछे के लोगों को कहता है चलो यहाँ से निकल लेते हैं। साथ ही उसे पता था एम्परर मिंग के होते हुए वो जॉन को हाथ भी नहीं लगा पाता, इसलिए वो स्पेस में अचानक से गायब हो जाता है। तभी जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है अरे कोई ना, मैं किसी भी टाइम पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब चाहे तुम आ सकते हो। और जॉन के लहजे में जरा सा भी डर नहीं होता। हालांकि तभी एम्परर मिंग जो पीठ के पीछे हाथ किए हुए खड़े होते हैं, वो उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम दोनों छोटे लड़के क्या वास्तव में बस फाइट करने के लिए मेरे पीछे खड़े हुए थे? और इसके बाद स्माइल करते हैं और इसके बाद जो यान की तरफ इशारा करते हैं और पीछे के दोनों लोगों को जॉन से फैमिलियर कराते हुए कहते हैं यह डुइकी कॉन्टिनेंट के हजारों सालों से अब तक में प्रमोट होकर आया हुआ इकलौता डाउडी है जियो यान, और ये जियो क्लेन का मेंबर है। जिसके बाद वो जो यान को उन दोनों से मिलवाते हुए कहता है जो यान ये दोनों मेरे वैली के सबसे होनहार डिसाइबल्स हैं और उन्होंने अभी ही 2 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू किया है। और पहले डिसाइबल का नाम युन फेंग है और दूसरे का नाम जियोंग युआन। और ये केवल मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अपनी स्किल्स को मुझे दिखाना चाहते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके कारण कोई यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ सकता है और इन्हें ऐसा मौका मिल सकता है। तभी जॉन भी अपने हाथों को थपथपाते हुए कहता है हम फिर मिलेंगे दोनों सीनियर। ये देखकर युन फेंग सिर्फ अपना हाथ हिलाता है, जबकि जियोंग युआन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तो इस्तेमाल करते हुए जॉन का हाथ पकड़ते हुए कहता है ब्रदर जियो यान, आप तो बहुत ज्यादा पोलाइड हैं, आपको इतना पोलाइड होने की जरूरत नहीं है। जिसपे जॉन सिर हिलाते हुए कहता है धन्यवाद सीनियर, बट आप सीनियर हैं। जॉन को पता था कि जो कोई भी उसके सामने आ रहा था वो उसका सीनियर ही था, यहाँ तक कि चाहे वो बुरा पर्सन ही क्यों ना हो। आखिरकार इस कॉन्टिनेंट में सबसे कम पावर उसी की तो थी और वो 1000 साल बाद इस जगह पर आ रहा है, इसलिए उसकी सीनियरिटी इनमें से सबसे कम थी और उसकी पावर दूसरों की तरह अच्छी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो कॉन्टिनेंट के अंदर सबकी रिस्पेक्ट करता है।
तभी एम्परर मिंग सिर हिलाते हुए कहते हैं, जो यान ऐसा लगता है कि आपकी लोकेशन अब सबके सामने आ गई है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। मैं सच में सरप्राइज हूँ कि आपके पास किस तरीके की पावर है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रही है। तभी जॉन कहता है, पार्टी जो मेरे ठिकाने के बारे में जान गई है, इतने छोटे से 1 स्टार डाउडी की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हैं, और आखिरकार किसने मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दी होगी। और ऐसा कहते हुए जॉन एम्परर मिंग की तरफ देखता है। तभी एम्परर मिंग जो यान का कंधा पकड़ते हैं और उसके हाथ में एक अजीब सा स्टोन दिखाई देता है, और इसके बाद उस स्टोन से अजीब सी लाइट साइन होती है और वे चारों जंगल से अचानक से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जिसका नाम तियानमिंग वैली होता है, और माउंटेन का नाम दी माई माउंटेन था। और इसकी पीक इतनी ऊंची होती है कि आसमान में बादलों तक जा रही होती है, और इसी की पीक में ही तियानमिंग वैली थी। जिसके बाद आसमान में एक धुंधला सा रेनबो दिखाई देता है। साथ ही माउंटेन की पीक को कई लेयर्स में बांटा गया होता है, जैसे स्टार टेरेस, कंपटीशन फील्ड, प्रमोशन हॉल, फाइटिंग स्किल पैलेस, और हर एक जगह काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रही होती है। साथ ही ये चारों पवेलियंस काफी ज्यादा शानदार थे, और ये बिना किसी शक के तियानमिंग वैली की सबसे शानदार इमारतें थी। बाकी का कुछ नॉर्मल घर भी होते हैं। साथ ही ये घर काफी ज्यादा गोल और हर तरफ फैले हुए होते हैं। साथ ही इन घरों का यूज कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता था, और ये डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर के कल्टीवेशन हाउसेस से पूरी तरीके से अलग था। यहाँ तक कि गोकलेन के पास भी इतनी शानदार इमारत या कि पैलेस नहीं था। साथ ही तियानमिंग वैली में लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, और लगातार बकबक हो रही होती है। और उसी टाइम पे तियानमिंग वैली के माउंटेन पीक पर नीली लाइट अचानक से साइन होती है, और जो यान और बाकी लोग उसी पीक के ऊपर दिखाई देते हैं। और जैसे वे लोग वहाँ दिखाई देते हैं तो कोई पर्सन तुरंत ही वहाँ से भागता है, ये देखने के लिए कहीं किसी एनिमे ने तो अटैक नहीं कर दिया। तभी एल्डर जो यान को बताते हैं, डी जोंग में 5 मेन फैमिलीज हैं, जिसमें जियो क्लेन, तियानमिंग वैली, मी क्लेन, एल्यूजनरी, डैमन क्लेन और इमोजियाओ, इन 5 पावरफुल पावर हाउसेस ने कब्जा कर रखा है। साथ ही जियो क्लेन और तियानमिंग वैली को छोड़कर, जिनके बीच काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है, बाकी के सभी पावरफुल पावर हाउसेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं और रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर उनके बीच के रिलेशन अच्छे नहीं है। इसीलिए डिफेंस चीजों को ढील देकर नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि तभी कई सारे लोग जो वहाँ पे आए थे, ये देखते हुए कि वहाँ पे आया हुआ पर्सन एम्परर मिंग थे, वो तुरंत ही कहते हैं, एंसेस्टर को प्रणाम। तभी एम्परर मिंग अपने हाथ को लहराते हैं और काफी पोलाइटली उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और उनमें से किसी से कहते हैं, क्या मेरे यहाँ से दूर रहने पे वैली में कुछ हुआ था, क्योंकि हाल ही में ऐसा लगा स्पेशियल रियलम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी, और मुझे डर है कि ये चीजें इतनी भी इजी नहीं है। या तो वे जो यान के लिए यहाँ आए हैं, या उनका मोटिव तियानमिंग वैली में आना है। और इस बात को लेकर एम्परर मिंग थोड़ा सा टेंशन में भी होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, पिछले कुछ दिनों में एंसेस्टर का कुछ पावरफुल लोगों के साथ फाइट हुई थी, लेकिन लकीली वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और एल्डर जियो की मदद से हमने आखिरकार इन ताकतों को खदेड़ कर फेंक दिया। और उनमें से ई डेमन सेक्ट की 2 मेन पावरफुल लोग थे, और एल्यूजनरी ड्रैगन क्लेन के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। साथ ही कुछ छोटे ग्रुप भी थे जो केवल लूट का सामान लूटने के लिए आए थे, और वो कोई ज्यादा बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। तभी एम्परर मिंग जैसे ही ई डेमन सेक्ट और एल्यूजनरी ड्रैगन क्लेन के बारे में सुनते हैं, जो कि मेन पावरफुल पावर हाउसेस थे, तो उनकी भौहें खड़ी हो जाती हैं, और कुछ देर सोचने के बाद वो अपने पीछे खड़े हुए जियोंग युआन से देखते हुए कहते हैं, जियोंग युआन, पहले जो यान को यहाँ से ले जाओ, मैं कुछ मामलों से निपटूंगा। और जियोंग युआंग ने सिर हिलाया, और एम्परर मिंग की बात को सुनकर वो तुरंत ही उन तीनों को साथ में ले जाता है, और उसके पीछे पीछे यून फेंग भी चल रहा होता है। तभी जियोंग युआंग काफी ज्यादा ऑनेस्टली स्माइल करते हुए कहता है, जो यान, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें पूरी तियानमिंग वैली घुमाने ले चलता हूँ, ये काफी अच्छी जगह है। और इस टाइम पे जोयान भी अपने चारों तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे खड़े होकर जोयान को पूरी तियानमिंग माउंटेन रेंज साफ साफ दिखाई दे रही होती है, और एक माउंटेन रेंज जो अनगिनत माउंटेन पीक से बनी हुई होती है, और काफी ज्यादा घुमावदार होती है, और आकाश में देखने पर यह पूरी तरीके से पावरफुल ड्रैगन की तरह ऑरा रिलीज कर रही होती है। जिसके बाद जोयान कहता है, ठीक है, तो सीनियर जियोंग युआन, इसके लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। और इसके बाद जोयान तुरंत उन्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था डाउडी महाद्वीप दुइकुई महाद्वीप से कैसे अलग है। तभी जियोंग युआन भी स्माइल करता है और सिर हिलाते हुए कहता है, ब्रदर जोयान, अगर आप इसे नापसंद नहीं करते तो क्या हम ब्रदर के तौर पर मिलें? ये सीनियर सुनना मुझे वास्तव में काफी अजीब लगता है। और इस टाइम पे जियोंग युआन ने जो कुछ भी कहा होता है वो काफी दिल से कहा होता है, और काफी प्यार से वो जो यान को ये वैली घुमाने लगता है। और जैसे ही सूरज डूब रहा होता है, तियानमिंग वैली का घुमावदार सीन पूरी तरीके से अपेयर होता है, और जियोंग युआन धीरे धीरे जोयान के साथ चलने लगता है। और जैसे जैसे उसके आसपास काफी सारे लोग जोयान को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। साथ ही तियानमिंग वैली में सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन जोयान के कपड़े सबसे अलग थे, इसलिए काफी सारे लोगों का ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन कोई भी जियोंग युआन के साथ होने के कारण उससे पूछताछ नहीं कर रहा होता। साथ ही टाइम टाइम पर जियोंग युआन को कुछ लोग रिस्पेक्टेडली ग्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि जियोंग युआन का बिहेवियर काफी सारे लोगों को पसंद था, और वो काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस भी था। कहते ना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, गाली देने से तो सिर्फ गालियां मिलती हैं, वो भी दोगुनी, और कभी कभी तो गाली के साथ प्रसाद भी मिल जाता है। तो इज्जत दिया करो सबको।
क्योंकि ये आपके संस्कार और परवरिश दिखाते हैं और इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश हुई है या बस पैदा कर दिए गए हैं। इसे नोट करके रख लेना। जिसके बाद पलक झपकते ही वो लोग जिंग चैंग टेरेस नाम की जगह पर आ जाते हैं और जिंग चैंग टेरेस की जो संरचना होती है वो जियान को काफी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि ये एक छोटा सा पहाड़ था जो हवा में लटका हुआ था, लेकिन इसका जो एरिया था वो काफी बड़ा था। साथ ही इसमें टाइम टाइम पर कई लोगों को आते हुए भी देखा जा सकता था। तभी जियोंग युआन जुआन के हैरान फेस इंप्रेशन को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो अपने फर्स्ट टाइम को याद करता है। जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद वो कहता है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ देखने के लिए ले जाऊंगा। और उसने धीरे से कहा और उसका फिगर तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और जुआन भी उसका पीछा करने लगता है। जुआन ने देखा था कि वहाँ पे अनगिनत लोग क्रॉस लेग करके बैठे हुए होते हैं और हर किसी के आसपास लाइट साइन हो रही होती है और उनका पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है, जिससे जिंग चैन के टेरेस में आसपास फ्लैक्चुएशन हो रहा होता है। और इतने सारे लोगों को एक साथ एक ही जगह पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखकर जुआन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ तक कि जुआन याद करता है कि पिल रिफाइनमेंट में भी इस तरीके के लाइनअप को उसने कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद जुआन कहता है ये तो सच में काफी खतरनाक है और वो अंत में एक स्टोन टैबलेट के नीचे रुक जाता है। जिसके बाद वो देखता है जिंग चैन टेरेस के 3 बड़े ऑब्जेक्ट अजीब तरीके से साइन हो रहे होते हैं और जुआन उन्हें देख रहा होता है। हालांकि जैसे जियोंग युआन जिंग चैन टेरेस में कदम रखता है तो आसमान में एक अजीब सी एनर्जी भर जाती है और उसके बॉडी की जो एनर्जी होती है वो एक बार फिर से बढ़ने लगती है। साथ ही चिंगमैंग टेरेस वो जगह थी जहां तियानमिंग वैली के डिसाइबल्स कल्टीवेट करते थे। साथ ही हर एक डिसाइबल का अपना एक एरिया था। साथ ही आउटर लोगों को यहाँ पे इंटर करने की कोई भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो लोग इंटर होकर यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे लोगों को परेशान कर सकते थे और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। जिसके बाद जियोंग युआन जोयान को बताते हुए कहता है इसे स्टार टावर भी कहते हैं और ये नीचे से ऊपर लो पावर लेवल से हाई पावर लेवल की तरफ जाता है और जिसकी पावर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो उतने ही ऊपर जाकर कल्टीवेट कर सकता है। साथ ही स्टार टावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है तियानमिंग वैली के लिए। जिसके बाद वो बताता है जिंग चैन टेरेस को 12 परतों में बांटा गया है। यहाँ तक कि एम्परर मिंग ने भी इसके सेंटर में जाने की और वहाँ तक रुकने की हिम्मत नहीं की। वह आमतौर पर अधिकतम 1 घंटे तक रहने के बाद वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसलिए देखा जा सकता है कि इनके अंदर की एनर्जी कितनी खतरनाक है। साथ ही जुआन और बाकी सभी लोग सबसे आउटर लेयर में होते हैं, इसलिए उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तभी जुआन कहता है ब्रदर जियोंग युआन, क्या आप मुझे कुछ समझा सकते हैं और कुछ फाइटिंग के स्किल्स समझा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है। और आसपास के एरिया को देखते हुए जोयान जियोंग युआन से पूछता है, क्योंकि वो केवल यहाँ पे उसी के ऊपर भरोसा कर सकता था। आखिरकार वो दोनों ही तो यहाँ पे आए थे। तभी जियोंग युआन, जिसका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था, वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए मना करने वाला तो नहीं था। साथ ही पूरी तियानमिंग वैली में अब तक जियोंग युआन का कोई भी दुश्मन भी नहीं था, क्योंकि भाई एक बंदे का बिहेवियर ही इतना अच्छा था। और क्योंकि जियोंग युआन 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच गया था, तो जो लोग उससे पसंद भी नहीं करते थे वो भी उससे डरते थे। जिसके बाद जियोंग युआन स्माइल करते हुए अपने हाथ में एक स्क्रोल को निकालता है और बिना कुछ सोचे हुए उसे जो यान की तरफ बढ़ा देता है। साथ ही वो इस स्क्रोल के मेन पॉइंट को जो यान को धीरे धीरे समझाता है और जो यान ने जियोंग युआन को देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो वास्तव में इस बंदे को काफी ज्यादा पसंद करता था और इसका उसके दिल में काफी अच्छा इफेक्ट आ गया था। जिसके बाद जियोंग युआन जो यान को कुछ गाइडेंस देता है। जिसके बाद जो यान जिंग चैन टेरेस को या कि स्टार टावर को अकेले देखने के लिए चला जाता है। तभी एक आवाज आती है, अरे लड़के, ये मेरा एरिया है, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम एक कदम और करीब आते हो तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर जियोन वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि तभी एक नाराज सा दिखने वाला लड़का जो यान को देखता है, जो कि दाएं बाएं देख रहा था, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगता है जो यान के ऊपर। और इस बंदे का नाम होता है बू योंग। साथ ही ये जो बंदा था इसकी पावर वीक नहीं थी, क्योंकि इसकी पावर पहले ही डाउडी लेवल के 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई होती है और उसके अकॉर्डिंग वो 2 स्टार में आगे बढ़ने के लिए कुछ 100 सालों में इसे ब्रेक थ्रू कर सकता था, जिससे उसके क्लेन में भी उसकी काफी रेपुटेशन बढ़ सकती थी। दूसरी तरफ जोयान भी उसके कई बातों पे कोई भी एक्शन नहीं लेता और उसे इग्नोर मार देता है। साथ ही जॉन को अच्छे से पता था कि वो किसी और के कल्टीवेशन प्लेस में कल्टीवेट नहीं कर सकता और अभी अभी जियोंग युआन ने उसे बताया था, इसलिए वो मुड़ता है और वहाँ से जाने ही वाला था। और जैसे ही जॉन निकलने ही वाला होता है कि एक बंदा जो दूर बैठा हुआ होता है अचानक से खड़ा होता है और वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा शर्मीले फेस इंप्रेशन के साथ जोयान की पीठ को देखते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? तभी जॉन उसकी बातें सुनता है तो थोड़ा सा मुड़ता है। साथ ही उस बंदे ने जोयान की स्पिरिचुअल पावर का भी पता लगा लिया था। तभी जॉन कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और जियोन अपनी फोन उठाता है और उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। तभी जॉन के साथ शांत फेस इंप्रेशन को देखकर वो बंदा थोड़ा सा चौंकता है। उसे याद नहीं था कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तियानमिंग वैली के अंदर कोई किसी को रोके तो वो इतना ज्यादा शांत रह सकता है। इसलिए उसके चेहरे पर अजीब से ही फेस इंप्रेशन आ जाते हैं और चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साथ ही वो देखना चाहता था कि उसके सामने के ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए इस पर्सन के अंदर ऐसी कौन सी पावर थी जो उसे इस तरीके से बात करने का विश्वास दिला रही होती है। जिसके बाद वो कहता है, बच्चे तुम काफी अग्रेसिव हो, तुम यहाँ नए हो, फिर भी तुम मेरे एरिया में घुसने के लिए वास्तव में जिद्दी हो। ऐसा लगता है तुम काफी कैपेबल भी हो और ईगोफुल भी।
तो क्या तुम मेरे साथ कॉम्पिटिट करना चाहोगे? और आसमान की तरफ इशारा करते हुए वो बंदा काफी दबंग तरीके से जोयान को कहता है। साथ ही जोयान स्टार्टिंग लेवल के सिर्फ नॉर्मल फर्स्ट स्टार डाउडी पर था और उसकी नजरों में तो जोयान बिल्कुल एक चींटी की तरह था, क्योंकि बंदे की पावर 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। हालांकि जब जोयान उसकी बात सुनता है तो उसकी आंखें साइन करती है। हालांकि वो नाराज था लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं था, और इसके बाद अपने सामने ईगोफुल पर्सन की तरफ देखते हुए उसकी बॉडी का खून उबलने लगता है। साथ ही उसे लड़े हुए भी काफी ज्यादा टाइम हो गया था जब वो अपने दिल से किसी से फाइट किया था। आखिरकार जोयान डुइकी कॉन्टिनेंट में भी तो कई दशकों से आराम से पड़ा हुआ होता है। हालांकि वो कल्टीवेट करने की मेहनत करना चाहता था लेकिन उसका कल्टीवेशन उस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं रहा था और उसे नहीं पता था वो किस लेवल पर है। साथ ही जॉन को ये भी नहीं पता था कि 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के बंदे के पास क्या ताकत होती है। इसीलिए जोयान इस चीज को जानने के लिए, लड़ने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। भाई नोबल चाहे कोई भी हो, अपना ठरकी अपने से पावरफुल बंदे के साथ लड़ते टाइम थोड़ा सा एक्साइटेड ही होता है, क्योंकि वो अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ अपने से पावरफुल बंदे के साथ लड़के। वाह, मतलब ये तो वही बात हो गई कि घोड़ा अपनी पावर चेक करने के लिए हाथी से लड़ने चला जाए, लेकिन ये घोड़ा वास्तव में हाथी को हरा देता है। जिसके बाद जोयान के चेहरे पर अजीब से स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही से हिला देता है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ तुम काफी ईगोफुल हो, आज मैं तुम्हारा सारा ईगो निकाल दूंगा। साथ ही इंटरमीडिएट लेवल के 1 स्टार के डाउडी लेवल की पावर के साथ बंदा फुल कॉन्फिडेंट होता है कि वो तो जान को पेल ही देगा। तभी जान भी स्माइल करता है, अपने दोनों कंधे उठा देता है। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह पर लड़ना तो रिस्ट्रिक्टेड है ना? ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है, तुमने सही कहा, ये कल्टीवेशन के लिए जगह है, लेकिन बंदे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। और ऐसा कहते वो एक डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है। तो अपना टर्की भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगता है। साथ ही जोयान की फायर बॉडी का कंपैरिजन नॉर्मल डाउडी की बॉडी से कैसे किया जा सकता था, इसलिए जोयान एक ही पल में उस बंदे को अपनी स्पीड के साथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो बंदा काफी सरप्राइज होता है और चेहरा तुरंत ही ठंडा हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन इस टाइम पे जोयान और बंदा एकदम आगे पीछे चल रहे होते हैं। साथ ही जॉन को अभी भी नहीं पता था ये टेस्ट कैसे होने वाला है और ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा है, इसलिए जॉन अभी भी नुकसान में था। साथ ही ये लड़का जो कि थोड़ा सा शर्मीला नजर आ रहा था, वो जानना चाहता था कि जॉन ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया है कि नहीं, और अगर वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पाता और उससे हार जाता है तो वो वास्तव में इतना ईगोफुल तरीके से किसी से बात कैसे कर सकता है। और कुछ ही टाइम के अंदर वो काफी बड़े कॉम्पिटिशन ग्राउंड में दिखाई देते हैं और इसके बाद जोयान और वो तुरंत ही वहाँ पे उतरते हैं और अपने अपने नाम को रजिस्टर करके कॉम्पिटिशन ग्राउंड के अंदर फाइट के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा अपने ओरिजिन कोई को चारों तरफ रिलीज करता है, जिससे चारों तरफ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ये देखते हुए वो बंदा हंसते हुए कहता है, लड़के क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुम्हें आदमी होने का ढोंग नहीं करना चाहिए, वरना तुम लाइटिंग की चपेट में भी आ सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो हंसते हुए जॉन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जोयान कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन चेंज हो जाए। और वैसे भी अपने एनिमी को कभी भी वीक नहीं मानना चाहिए, वरना आप नुकसान में भी हो सकते हो। जोयान की बात को सुनकर तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जोयान को देखते हुए कहता है, तुम मरना चाहते हो तो फिर तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। इस टाइम पे वो इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों में साफ साफ कोल्ड किलिंग इंटेंट और देखा जा सकता था। हालांकि जोयान को छोड़ने के बाद उसने देखा था कि जॉन भले यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो जोयान के ऑरे को फील कर सकता था। इसलिए वो तुरंत कहता है, भाई तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों गए? मुझे डर है, ये अच्छी बात नहीं है। और जोयान डरते हुए जोयान को ढूंढते हुए उस जगह की तरफ जाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ उड़ता है। तभी जॉन कहता है, एम्परर यान बॉडी। और जोयान की बॉडी अचानक से काफी बड़ी बॉडी में चेंज हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे जॉन अनगिनत फायर ड्रैगन से घिरा हुआ हो। एम्परर यान बॉडी के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, इसे फायर बॉडी भी तुम कह सकते हो जोयान की, जो कि जॉन की हेवनली फ्लेम के साथ मिलकर बनती है और एक्सट्रीमली पावरफुल होती है। और ये इतनी पावरफुल थी कि हुन त्यांडी तक इसे तोड़ नहीं पाया था। याद है? याद ही होगा। हालांकि वू योंग बहुत पीछे नहीं था, वो भी अपनी डाउडी बॉडी को एक्टिवेट करता है और कुछ मामूली सी मूवमेंट के बाद उसकी एक बड़ी सी पाम अटैक हवा में क्रिएट होती है। तभी जॉन हवा में दहाड़ते हुए इस पाम अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उस पर डॉज नहीं करता, बल्कि सीधा ही अपने पंच को क्रिएट करके दे घुमक्का मारता है, यानी मुक्का मारता है। और एक वैंग की आवाज चारों तरफ गूंज पड़ती है और साफ साफ नंगी आंखों से फैलने वाले फायर फ्लक्चुएशन को देखा जा सकता था। जिसके बाद वो दोनों ही फिगर कुछ कदम तक पीछे हटते हैं और जॉन स्माइल करता है। तभी वू योंग सरप्राइजिंगली कहता है, क्या इम्पॉसिबल। वो इस टाइम पे काफी हैरान था कि जॉन स्टार्टिंग लेवल पर होने के बाद भी 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर को आमने सामने की टक्कर में ऐसे कैसे हरा सकता है। और अगर ये बात फैल गई
तो बंदा तो अपनी पूरी रिस्पेक्ट खो देगा। आखिरकार डाउडी के हर एक लेवल के सब लेवल्स के बीच में भी काफी बड़ा डिफरेंस था और स्टार्टिंग लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने में कई 100 साल लग जाते थे। इसलिए वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो जो यान के फायर अटैक को कैसे नहीं झेल पाया। जिसके बाद वो जोयान को देखता है जो अनगिनत फायर ड्रैगन से घिरा हुआ होता है, तो वू योंग को अपने दिल में थोड़ा सा डर फील होने लगता है। जिसके बाद जोयान येलो स्प्रिंग पाम यानी कि ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम का यूज करता है और पावरफुल तरीके से एक पावरफुल पाम अटैक अफेयर होता है और फायर ड्रैगन उसके पाम के अंदर कंडेंस होने लगता है, जिसके कारण चारों तरफ काफी ज्यादा वाइल्ड ऑरा फैलने लगता है। और इसके बाद ये पाम अटैक बेरहमी से वू योंग की तरफ बढ़ता है। ये देखकर तो वू योंग के फेस इंप्रेशन नहीं बदल जाते हैं और एक लॉन्ग स्पेयर उसके हाथ में दिखाई देता है। याद रखना जिसके जिसके पास स्पेयर होता है वो सब जोयान से पिटे हुए होते हैं। जैसे एक वो बंदा भी था सीजन 5 में जो यूनर पे लट्टू था, जोयान ने उसकी भी खटिया खड़ी की थी। हालांकि उसके हाथ में तुरंत ही लॉन्ग स्पेयर दिखाई देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते हुए कहता है डीजी स्पेयर, और एक काफी बड़ा स्पेयर थ्रेडो क्रिएट होता है जो कि सामने की दोनों एनर्जी से जाकर टकरा जाता है। लेकिन जोयान का ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम जैसे ही वो उस अटैक से टकराता है तो वू योंग का चेहरा जो प्राउडफुल तरीके से भरा हुआ होता है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने जोयान के फॉर्च्यून पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके बाद वो स्पेयर जोयान की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो जोयान से टकराने ही वाला होता है कि तभी जोयान के हाथ में अफेयर होता है उसका हैवी जुआन रूलर, जो जोयान की सभी हेवनली फ्रेम से भरा हुआ होता है और रेनबो की तरह साइन करता हुआ उस स्पेयर से जाकर टकराता है और आती है डिंग की आवाज, डिंग 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 डिंग। और इस आवाज के साथ वू योंग का फिगर एक बार फिर से कुछ कदम पीछे हट जाता है और इसके बाद वो वेपन देखता है जो जोयान के हाथ में था, तो बेचारे के इंप्रेशन उदास हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के पीछे एक आवाज आती है अरे रुको, और वू योंग उसकी बॉडी कांपने लगती है क्योंकि ये आवाज थी जियोंग युआन की। तभी एक आवाज आती है वू योंग तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और रुक जाओ। जियोंग युआन काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर जोयान कोई गलती करता है तो एम्परर मिंग को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जियोंग युआन के चेहरे पर गुस्से को देखकर वू योंग तुरंत ही सिर हिलाता है और अपने दिल में कहता भाई बचा लियो, वरना आज इसके हाथों हार के अपनी तो इज्जत का भाजी पाला हो जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उसे पता था कि उसकी पावर जियोंग युआन से न जाने कितनी ज्यादा पीछे है, वो उसके सामने तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद जोयान स्माइल करते हुए कहता है अरे ब्रदर जियोंग युआन, ये सीनियर ब्रदर सिर्फ मेरे साथ कॉम्पिटिट करना चाहते थे, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, उन्हें बिल्कुल भी दोष ना दें, ना ही उन्हें डांटें। जोयान की बात को सुनकर वू योंग वो बेचारा थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान आखिरकार उसके लिए खड़ा होगा और उसे इतनी प्रीसियस मूवमेंट में बचाएगा। तभी जियोंग युआन कहता है जोयान तुम्हें उसके लिए अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसके कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसके बाद वो कोल्डली वू योंग की तरफ देखते हुए कहते हैं जिसने अपना सर नीचे किया होता है और इसके बाद चिल्लाते हुए कहते हैं वू योंग क्या आप जानते हैं कि वो जियो क्लेन से है। जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है कि जियो क्लेन का मेंबर, वू योंग तो डर से कांपने लगता है। उसे अच्छे से याद था कि उसके एंसेस्टर भी जियो क्लेन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते और अगर वास्तव में उसने जोयान को चोट पहुंचा दी होती तो उसे तो डर था कि एम्परर मिंग भी उसे नहीं रख सकते थे, क्योंकि जियो क्लेन के जो एंसेस्टर थे वो मिस्टर इंडिया थे, कहीं से भी गायब होकर कहीं से भी पेल लेते थे। तभी जियोंग युआन कहता है तुम लकी हो कि ब्रदर जोयान ने तुम्हें दोष नहीं दिया, वरना तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बात तक नहीं कर पाते। लेकिन तुम्हें अभी भी कुछ पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। याओ वैली जाओ और 1 साल की पनिशमेंट को भोगो। वहाँ पे डिसाइबल्स द्वारा ट्रेन किए गए अनगिनत मॉन्स्टर हैं, लेकिन वो सभी एल्यूजनरी है, उनके साथ ट्रेनिंग करो। ये देखकर वू योंग की बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप से हिलाते हुए खुद को ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। ये एक टाइप की रैगिंग की तरह ही है जहाँ सीनियर जूनियर से कह रहा है बेटा निकल ले। तभी जन कहता है ब्रदर जियोंग युआन अरे इसे भूल भी जाओ ना, ये तो नॉर्मल सा कन्वर्सेशन था, सीनियर ब्रदर को पनिशमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जॉन खुद को ठीक करते हुए अंदाजा लगाता है कि जियोंग युआन ने जिस वैली के बारे में बात की है वो अच्छी जगह तो नहीं हो सकती। ये सुनकर जियोंग युआन वू योंग की तरफ देखते हुए जिसने अपना सिर झुका रखा था अपना सिर हिलाता है। ये देखकर वू योंग चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। साथ ही चलते हुए वो खुद से यही कह रहा होता है कि अगर जोयान घायल हो गया होता तो भला मैं एम्परर मिंग को कैसे समझाता। जिसके बाद वो कहता है ओल्ड जियो वैली में इंतजार कर सकता है। और इसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहता है ये अच्छा है कि ब्रदर जोयान ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंपटीशन देखा है। मैं आपको फाइटिंग स्किल पैलेस में और प्रमोशन हॉल में ले जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए जियोंग युआन जोयान को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ बहुत सारे लोग थे और जोयान की पावर 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट IM स्टार्टिंग लेवल पर थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने परेशान भी कर सकते थे। और जियोंग युआन द्वारा जोयान वैली के
काफी सारे स्पेशल प्लेसेस को घूमता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही डाउडी महाद्वीप में ये जियोन का पहला दिन था और ये उसके दिन का काफी अच्छा दिन गया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका वेलकम कुछ इस तरीके से होगा। साथ ही उसके दिल में अब काफी सारी डिजायर्स थी जो कि कई वर्षों में एक भी नहीं थी। साथ ही वो जल्द से जल्द अब अपनी ताकत को एक बार फिर से सुधारना चाहता था, जिसके बाद विशाल जिंग चैन टेरेस के ऊपर जियोन बैठकर लेटते हुए ऊपर हवा में देखता है और कहता है चांद बिल्कुल एक प्लेट की तरह है जो आसमान में स्टार से भरा हुआ है। और इसके बाद आज की फाइट के बारे में सोचते हुए जियोन हाथ से कुछ उलटफेर के साथ ठीक 10 साल पहले के टाइम को याद करता है, जहां वो याद करता है कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट में वो कितना पावरफुल था। जिसके बाद आज दोपहर की फाइट के बारे में सोचते हुए जियोन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज की लड़ाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि मेरी पावर को भी सप्रेस कर दिया गया था। और ये किस टाइप की पावर है, ये किस टाइप की पावर है। जिसके बाद जियोन यूनर और काइलिन को याद करता है और दिल एक्साइटमेंट हो जाता है, होए होए, क्योंकि जियोन को और उसका दिल उन दोनों को थोड़ा सा मिस कर रहा होता है। जिसके बाद जियोन अपने सिर के पीछे अपने दोनों हाथ रखते हुए आज की विदाई के बारे में सोचता है। हालांकि जियोन का दिल उस कॉन्टिनेंट से अलग होने के लिए तैयार हो सकता था जिसमें वो बड़ा हुआ था, पावरफुल हुआ था, जहां उसका सब कुछ था। साथ ही ये सोचकर कि उसके सामने अब एक काफी लंबी सड़क थी, वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी था। जिसके बाद जियोन कहता है लेकिन मैं वास्तव में थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, मुझे पता नहीं अब मैं कब वापस जा सकूंगा। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन उन अट्रैक्टिव फेसों को क्या मैं दोबारा देख सकूंगा। साथ ही साथ वो दोनों छोटे बच्चे भी। और ऐसा कहते हुए जियोन दिल में थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, अरे ब्रदर तुम क्या सोच रहे हो। और जियोन जैसे ये आवाज सुनता है तो वो तुरंत ही देखता है क्योंकि ये जियोंग युआन नहीं था, नहीं, क्योंकि ये जियोंग युआन ही था। जो युआन का ना है उसको ही के साथ जोड़ दिया है, जबकि ये होना चाहिए जियोंग युआन ही था, तो इसको लिख दिया है जियोंग युआ नहीं था। वाह राइटर वाह, आपकी मीनिंग की गलतियों के लिए बहुत धन्यवाद। जियोंग भी जियोन की तरह उसके बगल में लेटकर स्टार्स को देखने लगता है। तभी जियोन हल्के से कहता है, आप और क्या सोच सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको घर की याद आ रही होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर नहीं चाहते। और जियोंग स्माइल करते हुए जियोन को छेड़ने लगता है। तभी जियोन कहता है, मैं घर नहीं रहना चाहता, मैं रहना चाहता हूँ पर मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, और अगर यहाँ पे कुछ है भी तो मैं उस जियो क्लेन का एक मेंबर भी नहीं माना जा सकता। पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड को हम कल एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, कल से हमारे 3 वीडियो आया करेंगे 20-20 मिनट के, मतलब 20 मिनट से तो प्लस ही रहा करेंगे, कम नहीं रहा करेंगे। क्योंकि क्या है, 20-25 मिनट एक्सप्लेन करने पे गला भी दर्द नहीं देता और वीडियो भी काफी अच्छा आता है। आप लोग सुन पा रहे होंगे तो यार थोड़ा सा गला को रिलैक्स देना है। साथ ही कोई बंदा कह रहा था पहले 40-40 मिनट के वीडियो एक्सप्लेन करते थे। भाई वो नए का एक्साइटमेंट था। जब तुम्हारी नई शादी होगी ना तो हफ्ता भर महीना भर अच्छा लगेगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद बोर हो जाओगे, फिर वो चीजें अजीब लगने लगती हैं। तो वही है, एक्साइटमेंट उतर चुका है, तो अब इज्जत से एक्सप्लेन करना है ताकि अपनी हालत बची रहे। मैं पिघल के 48 किलो का हो गया हूँ, कहाँ 54-55 किलो का हुआ करता था, और सपोर्ट 0 होता जा रहा है। ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन मार के कमेंट कर दो कि हाँ आ रहा है, हमने वीडियो पूरा देखा है। बाय, गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ मैं। नहीं, अभी पबजी खेलूंगा, बाद में सोऊंगा। बाय।